हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी ने अपना चुनावी बिगुल फूंक दिया है। आकाश आनंद के नेतृत्व में चुनाव अभियान की शुरुआत जगाधरी से हुई है। जगाधरी में उन्होंने एक बड़ी सभा को संबोधित किया। उसके बाद वो अपनी चौपाल पर चार बात करने निकल गए। जी हां, इस बार आकाश आनंद आपको हरियाणा में नए अंदाज में नजर आने वाले हैं। आकाश आनंद न केवल बड़ी चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे, बल्कि वो इस बार एक तरह से नए शैली को अख्तियार करते हुए चौपालों पर जाएंगे, ट्रैक्टर में सवार होंगे, खेत खलिहानों में उतरेंगे और जनता से सीधा संवाद करेंगे। ये बिल्कुल अनस्क्रिप्टेड तरीके से किया जा रहा है और इसका एक अच्छा खासा जो रिस्पॉन्स है वो मीडिया में आकाश आनंद को मिल रहा है, क्योंकि मीडिया को मीडिया फ्रेंडली इवेंट चाहिए होते हैं। क्योंकि जो चुनावी सभाएं होती हैं वो एक जैसी होती हैं, भाषण लिखा हुआ होता है और एक बार का जो भाषण होता है वो लगभग 70-80% लगातार वो रिपीट होता है, क्योंकि उन्हीं मुद्दों को जनता तक पहुंचाना होता है। लेकिन जब आकाश आनंद इस समय चौपाल पे चर्चा हालांकि नाम उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि चाय पे चर्चा पहले से ही जो आपको पता है एक चुनावी स्लोगन रहा है, तो इसलिए चौपाल पर चार बात आकाश आनंद का नया हैशटैग भी है। ट्विटर पे इसको ट्रेंड भी कराया गया था। हरियाणा के चुनाव इस बार बेहद लोकप्रिय हैं और बीएसपी और इनेलो गठबंधन चुनाव मैदान में उतरा है। तो पिछली बार यूं रहा कि बीएसपी और इनेलो गठबंधन जो था वो नहीं हुआ। जेजेपी अलग से बनाई गई, इनेलो के दो फाड़ हुए और चुनाव मैदान में जननायक जनता पार्टी दुष्यंत चौटाला की जो पार्टी है वो उतरी। जेजेपी को 10 सीट मिली और चुनाव परिणामों के बाद, यानी कि चुनाव बाद, वो गठबंधन के तहत भाजपा में शामिल हुए। उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद मिला वगैरह वगैरह, आप सारी कहानी जानते हैं। हालांकि बाद में धीरे धीरे करके जो अलगाव है वो पैदा होता चला गया जेजेपी और भाजपा में, और चुनाव आते आते आपको मालूम है इस वक्त बहुकोणीय चुनाव है हरियाणा का। इसमें बहुत सारी जो पार्टियां हैं, बहुत सारे धड़े चुनाव मैदान में हैं, लेकिन मोटे तौर पे, व्यापक तौर पे ये भाजपा को हराने का चुनाव नजर आ रहा है, क्योंकि जो मुद्दे हैं वो कई सारे हैं और जनता में जो रोष है वो इस वक्त बहुत गहराता जा रहा है। और जिस तरह के लोकसभा चुनाव में परिणाम आए, आपको पता है कि 10 लोकसभा सीटों में भी 5-5 का परिणाम रहा है और भाजपा को वहां भी नुकसान हुआ है। हालांकि मनोहर लाल खट्टर जो है अब इस वक्त वो चेहरा नहीं है भाजपा का, तो इससे भी आपको साफ समझ में आता है कि जो लंबी सरकारें वहां चली हैं वो उसका कोई श्रेय नहीं लेना चाहते, क्योंकि कुछ ऐसा नहीं नजर आ रहा उनको जिसके आधार पर वो जनता के बीच में जाएं या मनोहर लाल खट्टर को चेहरे के रूप में सामने किया जाए। वैसे भी खट्टर साहब तो अब विधानसभा स्तर की राजनीति से बाहर हैं, वो सांसद बन चुके हैं। नए वाले जो मुख्यमंत्री आए थे उनका कार्यकाल थोड़ा ही रहा है, तो उनको किस आधार पर जज किया जाएगा। लेकिन जो भाजपा की सरकार है, किसान और पहलवान और जवान, किसान पहलवान जवान, ये 3 मुद्दे हैं जिस पर जनता सवाल जवाब कर रही है। बाकी जो मूलभूत विकास के मुद्दे हैं, रोजगार, शिक्षा के मुद्दे हैं, उन सब मुद्दों को भी लगातार आकाश आनंद वहां उठा रहे हैं। तो आकाश आनंद का तरीका अब यह है कि एक रथ तैयार किया गया, रथ आपकी स्क्रीन पे है, आप देख लीजिए। ये रथ है, फुली ऑटोमेटिक है, इसमें से वो संबोधित कर सकते हैं, अंदर से ही संबोधित कर सकते हैं, चाहे तो वो छत पे खड़े होकर बाहर भी संबोधित कर सकते हैं। इसमें एक ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक लिफ्ट लगी है, जिससे वो सीधे ही एक बटन दबाते ही ऊपर छत पे पहुंचकर वहां से जनता को संबोधित कर रहे हैं। कर सकते नहीं, वो लगातार शुरुआत कर रहे हैं और एक दिन में 2 से 3 चौपाल की सभाएं रखी हुई है। लेकिन मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि शायद वो 2-3 जो उनका फिक्स प्लान है उसके अलावा भी वो कई जगह और संबोधन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब रथ गुजरता है, जो काफिला गुजरता है, जनता की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। आकाश आनंद जो मुद्दे वहां रख रहे हैं, जो बड़ी चुनावी सभा है, वहां तो राज्य स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक मुद्दे हैं, लेकिन जब जनता से संवाद कर रहे हैं तो जनता के मुद्दे हैं। वो शिक्षा की बात कर रहे हैं, वो जो अनाज मिल रहा है उसकी बात कर रहे हैं, वो बता रहे हैं किस तरह से हजारों की संख्या में स्कूलों को हरियाणा में बंद किया गया है और शिक्षा से किस तरह से समूचे जो दलित, बहुजन, गरीब तबका है वहां का, उसको वंचित किया जा रहा है और साथ ही रोजगार की जो कमी है। तो इन सब मुद्दों को जनता के बीच में जाकर वो सीधे तौर पर जनता से मुखातिब हो रहे हैं। मीडिया में इसका अच्छा प्रभाव इसलिए है क्योंकि ये मीडिया फ्रेंडली इवेंट कहे जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। और आकाश आनंद कोशिश कर रहे हैं कि इनेलो बसपा गठबंधन जो है, वो जो विपक्ष का हिस्सा है इस वक्त, उसको एक बड़ा शेयर विपक्ष का, जो विपक्ष की तरफ जो वोट पड़ेगा, यानी कि जो भाजपा के खिलाफ वोट पड़ेगा, उसका मिले। इसमें कुछ पेच भी हैं, हालांकि इतना सरल कुछ भी नहीं है, लेकिन इस बार बीएसपी के पास अच्छा मौका है अपना आंकड़ा दुरुस्त करने के लिए। मैं आपको थोड़ा आंकड़ा बता दूं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बसपा जब तक चुनाव मैदान में गई है अब तक, हर बार उनको एक एक विधायक मिला है।
केवल पिछली बार ऐसा हुआ कि जब बसपा को एक विधायक नहीं मिला, हालांकि उनका वोट ठीक ठाक था। बसपा को सन 2000 में 6.25% का वोट मिलता है, 2005 में 3.22, 2009 में 6.73% का वोट मिलता है और 2014 में 4.44% का वोट मिलता है। इन सभी चुनावों में बसपा को एक विधायक जिताने का मौका मिलता है और 2019 में बसपा को मिलता है 4.21% का वोट। तो वोट बसपा का बहुत कम नहीं हुआ, लेकिन पिछली बार सीट हाथ नहीं लगी। अब बात करी जाए इनेलो की, तो इनेलो तो वो पार्टी है जो यहाँ पर लंबा राजनीतिक इतिहास उनका रहा है, ताऊ देवीलाल से लेकर ओम प्रकाश चौटाला जो कि मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के। पिछली बार क्या हुआ, हालांकि ये कि भाजपा को 40 सीटें मिलती हैं और भाजपा का जो वोट का प्रतिशत रहा वो 36.5% रहा। कांग्रेस पार्टी को 28% वोट मिला, उनका वोट बढ़ा 7.5% से और 31 सीटें जीतने में कामयाब हुए। 16 सीटों का उनको फायदा हुआ। जेजेपी को 14%, लगभग 15% वोट मिलता है, 10 सीटें वो जीतने में कामयाब रहते हैं, जबकि इनेलो को 21% वोट का नुकसान होता है। जी हां, इनेलो का जो वोट का ग्राफ है वो गिरा है लगातार और 26-27% से वो पिछली बार 2.5% पे आ गए। तो आप सोच सकते हैं कि 21.67% का वोट का नुकसान हुआ और 2.5% पे आ गए, यानी कि वो लगभग पिछली बार 23-24% का वोट ले रहे थे। सीट उनको केवल एक मिली और 18 सीटों का नुकसान हुआ, यानी कि पिछली से पिछली बार उनको 19 सीटों पर विधायक जिताने का मौका मिला था। बीएसपी को भी एक सीट का नुकसान हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया, और बसपा का 4.25% तक का वोट रहा और इंडिपेंडेंट भी वहां पर 7 जीते, 7 इंडिपेंडेंट। तो इस बार सीधे तौर पर ऐसा नजर आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो, हालांकि कोशिश बीजेपी कांग्रेस की रहती है कि ये द्विपक्षीय चुनाव हो, बाइनरी सेट हो, ताकि आपस में खेला जा सके, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी पार्टियां मैदान में मौजूद है। मसलन जेजेपी और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, आजाद समाज पार्टी ने गठबंधन किया है। साथ ही आम आदमी पार्टी भी जो अब है अलग से चुनाव मैदान में उतरेगी। 90 सीटों पे उनके प्रत्याशी होने वाले हैं, क्योंकि कांग्रेस के साथ उनकी कोई जो फाइनल बातचीत थी वो नहीं हुई। इनेलो बसपा भी 90 सीटों पर प्रत्याशी उतार रहे हैं और दोनों का सीटों का बंटवारा पहले ही हो चुका है। बात यहां पे यह है कि जहां कांग्रेस की सीटों पर जाट कैंडिडेट नहीं है, वहां पर इनेलो को बड़ा फायदा होगा, क्योंकि जो जाट समुदाय का वोट है वो बीजेपी को नहीं जाना। एक तो यहां जाट मुख्यमंत्रियों की एक लंबी फेहरिस्त रही है, इस बार ऐसा नहीं हुआ। एक पंजाबी खत्री समाज के मुख्यमंत्री को मैदान में उतारा गया और बहुत सारे मुद्दों पर जो है जाट समाज को एक तरह से आड़े हाथों लिया गया, या वो रिसीविंग एंड पर रहे मोटे तौर पे। लेकिन अग्निवीर का मुद्दा, शिक्षा रोजगार का मुद्दा और जो पहलवानों के साथ जो कुछ ट्रीटमेंट हुआ, वो सारे मुद्दे जो हैं वो बीजेपी के लिए मुश्किल की बात है। कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में 7 गारंटी दी हैं और भाजपा ने भी कुछ गारंटियां दी हैं निकाल के। हालांकि आरोपों प्रत्यारोपों का दौर जारी है। अभय सिंह चौटाला ने पूछा है कांग्रेस पार्टी से कि जो 7 गारंटी दे रहे हो, क्या ये हिमाचल प्रदेश में दे दिए आपने जहां आप सरकार चला रहे हो? तो इस तरह के बहुत सारे समीकरण वहां बन रहे हैं। और बीएसपी का आंकड़ा मैंने आपको बता ही दिया है। तो आकाश आनंद लगातार सभा करेंगे, चौपालों पर जाएंगे, जनता से सीधा संवाद करेंगे और इसी वजह से वो मीडिया की सुर्खियां बटोरने वाले हैं, क्योंकि मीडिया को इस तरह के जमीन से जुड़े हुए इनोवेटिव तरीके बहुत पसंद आते हैं। क्योंकि एक तो वो मीडिया फ्रेंडली इसलिए होते हैं कि अच्छी फोटोग्राफ आती हैं, अच्छी फुटेज आती हैं। कभी आकाश आनंद आपको ट्रैक्टर पे नजर आ रहे हैं तो कभी वो आपको फसल काटते नजर आएंगे। तो इस तरह का जनता के बीच में घुलना मिलना एक नेता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और ये केवल आपकी छवि तो बेहतर करता ही करता है, आपका जो मेल जोल है, जनता के प्रति लगाव है, जनता के मुद्दों का जो समझ है उसको भी दर्शाता है। क्योंकि जनता के बीच में बैठ जाना आसान नहीं है। जनता कुछ भी सवाल आपसे पूछ सकती है, जनता किसी भी मुद्दे पर आपका जवाब आपसे मांग सकती है। तो इसलिए जनता को फेस करना भी अपने आप में एक चुनौती भरा काम होता है। तो आकाश आनंद ये सब कुछ करने वाले हैं और बहन मायावती की भी 4 चुनावी सभाएं वहां पर प्रस्तावित हैं और 5 अक्टूबर को चुनाव के वोट पड़ जाएंगे और 8 तारीख को वहां परिणाम आएगा। तो ये है पूरा का पूरा वहां का विश्लेषण। इसमें केवल एक ही बसपा को चुनौती है कि बसपा को किसी भी हालत में अपने आप को विपक्ष का हिस्सा दिखाना पड़ेगा। बसपा को बताना पड़ेगा कि बसपा विपक्ष का हिस्सा है। भले ही कोई गठबंधन या कोई अलायंस किसी के साथ नहीं भी है, बड़ी पार्टियों के साथ, लेकिन फिर भी जो मोटे तौर पे बसपा का जो अलाइनमेंट है वो विपक्ष के साथ ही होना चाहिए। क्योंकि अगर
जनता बीजेपी को हराने के लिए वोट करना चाहेगी, जैसा कि उत्तर प्रदेश में हुआ। और बसपा क्योंकि बहुत बैलेंस तरीके से इसमें राजनीति कर रही है, भाजपा को लताड़ा जा रहा है तो कांग्रेस पार्टी को भी लताड़ा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी को भी लगातार आकाश आनंद घेर रहे हैं कुमारी शैलजा वाले मुद्दे पर, क्योंकि दलित समाज से जुड़ा मुद्दा है, और बीजेपी को भी नहीं बख्शा जा रहा। लेकिन इसमें संभावना और खतरा यह है कि मीडिया का एक वर्ग सेलेक्टिव रिपोर्टिंग कर सकता है। वो हो सकता है कि वही चीजें दिखाए जब वो कांग्रेस पार्टी को लताड़ते हैं, जब वो विपक्ष के नेताओं को घेरते हैं, तो ऐसे में वो जो पुरानी वाली समस्याएं हैं वो सामने निकल के आ सकती हैं। इसलिए यहां पर जो मेरा अपना मत है वो ये कि विपक्ष को वॉकओवर दिया जाए, विपक्ष को छोड़ दिया जाए, और बीजेपी जो सत्तारूढ़ पार्टी जिससे असल में लोहा लेना है, जिसकी सरकार को वहां विस्थापित करना है, उसको सीधे तौर पर कटघरे में खड़ा किया जाए। ये बात सही है कि कांग्रेस पार्टी के साथ बसपा के राजनीतिक विरोधाभास रहे हैं, राजनीतिक एक प्रतिद्वंदता भी है, क्योंकि दलित समाज को लेकर कांग्रेस पार्टी का जो रवैया है, राहुल गांधी का जो बयान है वगैरह वगैरह, आपको सब पता है। और कांग्रेस शासित राज्यों में भी कोई दलितों को सुरक्षा मोटे तौर पे नहीं मिल पाती है। तो बीजेपी कांग्रेस कोई अलग नहीं है, लेकिन राजनीति का तकादा क्या कहता है और क्या समय की मांग है, उस आधार पर बीएसपी को, आकाश आनंद को अपनी शैली अख्तियार करनी चाहिए। क्योंकि मीडिया आपका साथ बड़े पैमाने पर देगा, ये मान के चल लेना मेरे हिसाब से बहुत जल्दबाजी होगी, और वहां कहीं ना कहीं कोई ना कोई खामियां जो है मीडिया कोशिश करेगा ढूंढने की, और ये दिखाएगा कि आप जो हैं वहां विपक्ष का नुकसान करने के लिए आए हैं, और ऐसे में बीजेपी को फायदा पहुंचाने की जो आरोप लगता है बसपा के ऊपर, वो फिर से लगाने के प्रयास किए जा सकते हैं। इसलिए विपक्ष को वॉकओवर देना, विपक्ष को छोड़ देना और केवल सत्तारूढ़ पार्टियों को घेरना बेहद महत्वपूर्ण है। बने रहिए, इस पर और नजर बना के रखेंगे। आकाश आनंद की और रैलियों में जाकर वहां देखेंगे, जमीन पर जाके भी रैलियों से इतर देखेंगे क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि मेरी बीट बीएसपी है, मैं बीएसपी को कवर करता हूं। लेकिन अब जिस पार्टी की रैली में जाके बात करेंगे वहां उस पार्टी की सरकार बन रही होती है। अगर मैं जेजेपी की रैली कवर करूंगा तो वहां जेजेपी की सरकार बन रही है, अगर मैं आम आदमी पार्टी की रैली कवर करूं तो वहां आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। तो असल में क्या हो रहा है वो तो रैलियों से दूर हटकर कहीं गली मोहल्ले चौक पर रुककर जनता से बात की जाएगी, तब जाके पता लगेगा कि वहां क्या कुछ घटित हो रहा है। लेकिन बीजेपी को हराने की कवायद है और बीजेपी को हराने का वहां चुनाव है, इस तरह का एक माहौल बन के निकल के आया है। बने रहिए और विश्लेषण आपके लेके आएंगे। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।